तैमूर ने तेज रफ्तारी से राउंड अबाउट का चक्कर लगाया। हम टोयोटा क्राउन की पुश्त पर पहुंचे तो उसका ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। मैं इस दौरान रिवॉल्वर पर साइलेंसर फिट कर चुका था। क्राउन ने हरकत की ही थी कि मैंने खिड़की से हाथ निकालकर उसके टायर पर बेआवाज फायर किया। नजदीक से गुजरती हुई एक गाड़ी के ड्राइवर ने मुझे फायर करते हुए देखा तो वो घबराहट में एक और गाड़ी से टकरा गया। क्राउन की रफ्तार बराए नाम थी, इसलिए ड्राइवर ने फौरन ही गाड़ी रोक ली। गाड़ियां टकराने की वजह से वहां कई और गाड़ियां भी रुक चुकी थीं, इसलिए पीटर को शुबा भी न हुआ कि उसके पीछे आने वाली पजेरो में से गाड़ी पर फायर किया गया है। मैं फुर्ती से नीचे उतरा और क्राउन की तरफ बढ़ा। मैंने रिवॉल्वर अपनी बगल में दबा लिया था। जैकेट की बगली होल्स्टर में उसे रखना मुश्किल था क्योंकि उस पर साइलेंसर भी फिट था। क्राउन का ड्राइवर एक मर्तबा फिर दरवाजा खोलकर नीचे उतरा तो मुझे पीटर की आवाज सुनाई दी। वो चीख कर ड्राइवर से कह रहा था, कैसे नाकारा टायर हैं इस मनहूस गाड़ी के, जल्दी करो बास्टर्ड, मुझे पहले ही देर हो चुकी है। ड्राइवर ने शिकस्ता इंग्लिश में कहा, अब तो फाजिल टायर भी नहीं है सर, मैं फोन करके दूसरी गाड़ी मंगवाता हूँ या फिर आप टैक्सी में चले जाएं। पीटर गरज कर बोला, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं दूसरी गाड़ी का इंतजार करूं, तुम किसी टैक्सी का बंदोबस्त करो। ड्राइवर ने मुअद्दब लहजे में कहा, ओके सर, और आगे बढ़ गया। मैंने आगे बढ़कर अचानक पीटर की तरफ का दरवाजा खोला और सर्द लहजे में कहा, किसी टैक्सी की जरूरत नहीं है मिस्टर पीटर, हमारी गाड़ी हाजिर है, जहां कहोगे वहां ड्रॉप कर देंगे। अपनी जगह से हिलना मत। मैंने उसे रिवॉल्वर दिखाया, फिर कहा, वरना गाड़ी के टायर की तरह तुम्हारी खोपड़ी में भी सुराख हो जाएगा। अब दोनों हाथ सर पर रखो और खामोशी से नीचे उतर आओ। पीटर ने खा जाने वाली नजरों से मुझे देखा, फिर मेरी हिदायत के मुताबिक दोनों हाथ सर पर रख कर नीचे उतर आया। तैमूर ने गाड़ी क्राउन के बिल्कुल साथ लगाकर खड़ी की थी। मैंने पजेरो का पिछला दरवाजा खोला और पीटर को अंदर धकेल दिया। मैंने कहा, शाजिया, तुम फ्रंट सीट पर चली जाओ, ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, इन्हें आराम से बिठाना है। मैं खुद भी पीटर के साथ बैठ गया। अब वो मेरे और नजीर के दरमियान था। शाजिया दरवाजा खोलकर तेजी से नीचे उतरी और फ्रंट सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही तैमूर ने तेजी से गाड़ी रिवर्स की और गोली की रफ्तार से आगे बढ़ा दी। टकराने वाली गाड़ियों के ड्राइवर अभी तक तकरार में मसरूफ थे। बहुत से तमाशाई भी वहां जमा हो गए थे, इसलिए किसी ने हम पर तवज्जो भी न दी। हाईवे पर पहुंचते ही मैंने शाजिया से कहा कि डैशबोर्ड के खाने में एक लेदर ब्लाइंड फोल्ड भी मौजूद है, वो निकाल कर मुझे दे दो। हमारा मुअज़्ज़ज़ मेहमान इतनी तेज धूप का आदी नहीं है। शाजिया ने ब्लाइंड फोल्ड निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया। नजीर ने लेदर का वो ब्लाइंड फोल्ड मजबूती से पीटर की आंखों पर बांध दिया ताकि वो ये न मालूम कर सके कि कहां ले जाया जा रहा है। पीटर दांत पीस कर बोला, अपनी इस हरकत पर तुम्हें बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैंने उसके मकरूह चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया और सर्द लहजे में कहा, यह डायलॉग बहुत पुराना और घिसा पिटा है। अगर कुछ बोलना जरूरी ही समझते हो तो कोई नई बात करो, वरना हर बात के जवाब में उतना ही जोरदार थप्पड़ खाना होगा। उसके बाद पीटर ने मजबूती से होंठ भींच लिए। तैमूर को पोल्ट्री फार्म का इल्म नहीं था, इसलिए मैं उसे रास्ता बताता जा रहा था। मुझे बस एक खदशा था कि रास्ते में कोई पुलिस मोबाइल रोककर चेकिंग न करे। तैमूर बहुत खौफनाक अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था। मैंने उसे कहा कि गाड़ी रोककर स्टीयरिंग शाजिया के हवाले कर दो। खातून ड्राइवर को पुलिस वाले शाजो नादिर ही चेक करते हैं। अगर ड्राइव करने वाली पजेरो जैसी कीमती गाड़ी हो तो उसे रोकने की वो जुर्रत भी नहीं कर सकते। और ऐसा ही हुआ। रास्ते में हमें पुलिस की 2 मोबाइल्स चेकिंग करती दिखाई दी, मगर उसने शाजिया को रोकने की जुर्रत भी न की और हम लोग 1 घंटे से भी कम वक्त में पोल्ट्री फार्म पहुंच गए। मेन गेट पर मौजूद चौकीदार मेरे लिए अजनबी था, मगर वो बाबा साईं की पजेरो को पहचानता था। उसके बावजूद गेट खोलने के मामले में वो पसोपेश से काम ले रहा था। अचानक हमारे पीछे एक मज़दा पिकअप पहुंची। वो पोल्ट्री फार्म के जरूरी सामान से लदी हुई थी। पिकअप में मौजूद शख्स मुझे अच्छी तरह पहचानता था। उसने पहले गार्ड से गेट न खोलने का सबब पूछा, फिर उसे डांट कर बोला, तुझे साईं अली मुराद ने इत्तला नहीं भिजवाई थी कि साईं कामरान यहाँ आ रहे हैं? चौकीदार बोला, मगर वो लोग तो शाम तक आने वाले थे। मैंने कहा, अच्छा बातें मत बना, गेट खोल और कामरान साईं से माफी मांग। गार्ड ने हैरत से मुझे देखा, बोला, कामरान साईं? आप साईं कामरान हो? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे माफ कर दें साईं। वो गिड़गिड़ा कर बोला और रिवायत के मुताबिक मेरे पैर छूना चाहा। मैंने नरमी से उसका बाजू थाम लिया और कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गेट खोलो। उसने झपट कर गेट खोल दिया। मेरी हिदायत पर शाजिया पजेरो को लंबा चक्कर देकर अकामती हिस्से की पुश्त पर ले गई। नासिर ने इमारत का दाखिली दरवाजा उसी तरफ रखा था। सामने के हिस्से में काम करने वाले अफराद और मुर्गियों का शोर होता रहता था। उसने इमारत के कमरों को साउंड प्रूफ करवा रखा था ताकि शोर से उसके आराम में खलल न पड़े। इमारत के अकबी हिस्से में 1-2 खास मुलाजमीन के अलावा किसी को आने की इजाजत भी नहीं थी। मैंने पीटर की टाई पकड़कर घसीटी और उसे कुत्ते की तरह बाहर खींच लिया। वो इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था, इसलिए मुंह के बल बजरी के फर्श पर जा गिरा।
तैमूर ने आगे बढ़कर फुर्ती से उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से अजीब साख्त का एक रिवॉल्वर और छोटा सा एक इंतहाई हसास किस्म का ट्रांसमीटर बरामद हुआ। मैंने ट्रांसमीटर की साख्त का जायजा लिया। वो इंतहाई जदीद किस्म का ऑपरेटस था। उसमें छोटी सी एक बैटरी फिट थी जो कम से कम 10 साल के लिए कारामद होती। ट्रांसमीटर में ऐसी कोई डिवाइस नहीं थी जिससे समत का अंदाजा हो सके। मैंने जब मोहम्मद अली सोसाइटी वाले बंगले में ट्रांसमीटर लगवाए थे तो इस सिलसिले में खासी रिसर्च भी की थी और इसके मुतालिक अच्छा खासा मुताला भी किया था। उस ट्रांसमीटर में लोकेशन फाइंडर रहता तो उसका वजन कम से कम 600 ग्राम मजीद बढ़ जाता। पीटर ने इसकी जरूरत महसूस नहीं की होगी वरना उसमें लोकेशन फाइंडर फिट हो सकता था। मैंने ट्रांसमीटर और रिवॉल्वर अपनी जेबों में डाले और पीटर को उसी तरह घसीटता हुआ इमारत के अंदरूनी कमरे की तरफ ले गया। वो न सिर्फ साउंड प्रूफ था बल्कि उसका दरवाजा भी इतना मजबूत था कि अगर पीटर जैसे 4 आदमी मिलकर भी उसे तोड़ने की कोशिश करते तो कामयाब न होते। खिड़कियों के पर्दे खींचने के बाद मैंने उसकी आंखों पर बंधी हुई पट्टी खोल दी। पीटर ने उल्लुओं की तरह आंखें घुमाकर इधर उधर देखा, फिर सर्द लहजे में बोला, देखो कामरान, अब भी वक्त है, मुझे छोड़ दो वरना। मैंने उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही उसके मुंह पर चटाख से थप्पड़ मार दिया। मैंने सर्द लहजे में कहा, मैंने इससे पहले क्या कहा था कि मैं पुराने और घिसे पिटे जुमले पसंद नहीं करता। पीटर के होंठों से खून बहने लगा था और यह थप्पड़ इतना जबरदस्त था कि उसके गाल की खाल भी उधड़ गई थी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर सख्ती से होंठ भींच लिए। कमरे में एक डबल बेड और सोफा सेट मौजूद था मगर उस पर गर्द की तह जमी हुई थी। अली मुराद के आदमियों ने अभी वहां सफाई नहीं की थी। मैंने नजीर और शाजिया को बाहर की निगरानी के लिए छोड़ दिया था। शाजिया को यूं भी बाहर छोड़ा था कि वो पीटर पर होने वाला तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि पीटर की जबान खुलवाने में भी दांतों पसीने आ जाएंगे। वो एक सुपर पावर का इंतहाई अहम और खतरनाक खुफिया एजेंट था। इस किस्म के अफराद को तशद्दुद बर्दाश्त करने की खुसूसी तरबियत दी जाती है। अचानक मुझे ख्याल आया कि मायूस होकर पीटर कहीं अपनी जिंदगी का खात्मा ही ना कर ले। मैंने ऐसे भी मुतअद्दिद वाक़यात सुने थे कि जबान खुलने से पहले ही फुला एजेंट ने जहरीला कैप्सूल खाकर खुद को हलाक कर लिया। मैंने तैमूर से कहा, इसके जिस्म का एक एक कपड़ा उतार दो तैमूर। पीटर बोला, देखो मैं एक बार फिर तुम लोगों को समझा रहा हूं कि। उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही तैमूर ने उसके सर पर स्टेट पंच मारा। वो शराबियों के से अंदाज में लड़खड़ाया और इससे पहले कि वो फर्श पर गिरता तैमूर ने उसे पकड़कर बेड पर लेटा दिया। फिर हमने एक मरतबा फिर बारीक बीनी और एहतियात से उसकी तलाशी ली मगर उसके पास से कोई मुश्तबा चीज बरामद नहीं हुई। तैमूर ने बहुत हल्का सा हाथ मारा था इसलिए चंद ही मिनट में उसे होश आ गया, वरना तैमूर अगर वही पंच भरपूर अंदाज में मार देता तो उसकी खोपड़ी तरबूज की तरह खुल जाती। मैंने चुटकी से उसकी नाक दबाई तो उसने घबरा कर मुंह खोल दिया। उसका मुंह भी खाली था। मुझे खदशा था कि उसने अपने मुंह में कोई ऐसा कैप्सूल न छुपा रखा हो जिसे चबाकर वो अपनी जान दे दे। मैंने तैमूर से कहा, इसे सिर्फ ट्राउजर पहनाकर बेड के साथ बांध दो और इस तरह बांधना कि ये जरा भी हरकत न कर सके। तैमूर किसी रस्सी की तलाश में बाहर निकल गया। पीटर ने कहा, तुम खुद तो पुराने और घिसे पिटे जुमलों पर चिराग पा हो मगर खुद वही पुराने और घिसे पिटे तरीके इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इतने जदीद तरीके से मारूंगा कि देखने वाले हैरत ज़दा रह जाएंगे। पीटर बोला, तुम क्या समझते हो तशद्दुद करके मेरी जबान खुलवा लोगे? मैंने कहा, ये खुशफहमी तुम्हें कैसे हो गई कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ? तुम्हारे पास बताने को है ही क्या? मैं सिर्फ तुम्हारी मौत चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मौत। मेरा लहजा सफ़ाक था, इतना सफ़ाक था कि लम्हे भर को पीटर जैसे खतरनाक और घाग एजेंट का चेहरा भी धुआं हो गया। मैंने कहा, तुम मेरे दुश्मन तो हो ही मगर इससे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि तुम मेरे मुल्क के दुश्मन भी हो। तुम्हें जिंदा छोड़ना ऐसा ही है जैसे किसी सांप को जिंदा छोड़ना। मैं तुम्हें एकदम नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता सिसका सिसका कर मारूंगा। वो बोला, तुम्हें ग्लोरिया की कोई फिक्र नहीं है? उसके लहजे में हल्की सी शिकस्त खुर्दगी थी। मैंने अपनी पुरअतमाद गुफ्तगू से गोया एक पॉइंट हासिल कर लिया था। मुझे अपनी इस फतह पर खुशी महसूस हुई मगर मैंने चेहरे से उसका इजहार न होने दिया। मैंने कहा, ग्लोरिया ने मेरा बहुत साथ दिया है मगर है तो वो भी अमेरिकन। मैं हर अमेरिकन से नफरत करता हूँ, शदीद नफरत। मैंने आगे बढ़कर न सिर्फ उसके मुंह पर थप्पड़ मारा बल्कि थूक भी दिया। फिर कहा, मैंने ग्लोरिया को महज अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मेरा मकसद पूरा हो चुका है, अब वो मरे या जिए। मैं नफ्सियाती तौर पर उसे बिल्कुल डिप्रेस कर देना चाहता था और मैं किसी हद तक अपने इरादे में कामयाब भी हो गया था। उसने बेयकीनी से पूछा, इसका मतलब है कि तुम्हें ग्लोरिया से कोई दिलचस्पी नहीं? मैंने तंज़ी अंदाज में कहा, दिलचस्पी? उस अमरीकी आबरू बाख्ता लड़की से मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है? मुझे तो कई दिन पहले इल्म हो गया था कि तुम लोगों ने उसे भारतीय हाई कमीशन में छुपा रखा है।
मैं जब उनके मुल्क में जाकर विनोद पांडे जैसे हरामजादे का सर कुचल सकता हूँ तो अपने ही मुल्क में ग्लोरिया को आजाद नहीं करवा सकता। मैंने ग्लोरिया का चैप्टर क्लोज कर दिया है। इस दौरान में तैमूर मजबूत रेशमी डोरी का एक लच्छा ले आया था। मैंने उसे सुनाने को पीटर से कहा, हाँ तैमूर ग्लोरिया के लिए मरा जा रहा है। मैंने गैर महसूस तरीके से तैमूर को आंख मार दी, फिर कहा, ये उस सफेद कुतिया को पसंद करने लगा है, मगर ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसे ग्लोरिया की इतनी ही जरूरत है तो फिर जाए और उसे छुड़ा ले, मगर मेरे आदमी इस मामले में इसका साथ नहीं देंगे। तैमूर ने बदले हुए लहजे में कहा, ये तुम्हारी भूल है। मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो तुम कुछ भी नहीं रहोगे मिस्टर सुपरमैन। मैंने कहा, बकवास मत करो, इस मौजू पर हम बाद में भी बात कर सकते हैं। पहले इस मरदूद को जहन्नम रसीद करना है। चलो बांधो इसे। तैमूर ने उसे धकेल कर फर्श पर गिरा दिया और अच्छी तरह उसके हाथ पांव जकड़ने के बाद उसे उठाकर बेड पर पटक दिया। फिर उसने उसे बेड से इस अंदाज में बांधा कि उसके लिए हरकत करना भी मुमकिन न रहा। मैंने तंजिया लहजे में तैमूर से कहा, यह कह रहा था कि मैं जबान नहीं खोलूंगा। इसे ये खुशफहमी कैसे हो गई कि मैं उसकी जबान खुलवाना चाहता हूँ। कोई हीटिंग रॉड भी ले आओ, मैं सिर्फ इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। जितना इस सफेद फार्म सुअर ने मुझे परेशान किया है उतना तो किसी ने भी नहीं किया। थोड़ी देर में तैमूर हीटिंग रॉड ले आया। मैंने उसका एक हुक सॉकेट में लगाया और स्विच ऑन कर दिया। चंद सेकंड में रॉड सुर्ख हो गई। मैंने रॉड का प्लग निकाला और रॉड उसके सीने पर रख दी। पीटर बुरी तरह तड़पा और जब्त के बावजूद उसके मुंह से चीख निकल गई। मैंने रॉड दोबारा सुर्ख किया और दोबारा यही अमल दोहराया। कुछ देर के बाद पीटर के सीने पर एक लाइन से इंग्लिश के हर्फ ओ की तरह के 4 निशान बन गए। कमरे में जले हुए गोश्त की चरांद फैलने लगी। पीटर कराहता हुआ बोला, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैंने सफाक लहजे में कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मौत चाहता हूं और बस। तुम कुछ देर दम ले लो, मैं थोड़ी देर के बाद फिर आऊंगा। फिर मैं तैमूर से मुखातिब हुआ, कहा, इसे पानी पिलाओ, इसे इतनी जल्दी नहीं मरना चाहिए। तैमूर जाकर पानी का जग और ग्लास ले आया और ग्लास भरकर उसके होंठों से लगा दिया। पीटर जल्दी जल्दी पानी पीने लगा। इस कोशिश में आधा पानी गिर गया क्योंकि वो लेटा हुआ था और अपनी गर्दन तक हिला नहीं सकता था। फिर मैंने तैमूर को बाहर चलने का इशारा किया। इस दौरान में मुलाजमीन बेडरूम्स की सफाई कर चुके थे। मैंने दानिस्ता उस बेडरूम में जाने से एहतराज किया जिसमें नासिर रहता था। उस बेडरूम में उसका कत्ल भी हुआ था। मेरे लिए शाजिया ने पहले ही एक कमरा मुंतखब कर लिया था। तैमूर मुझे उसी कमरे में ले गया और बोला, ये तुमने मुझे ग्लोरिया का आशिक कब से समझ लिया? मैंने हंसकर कहा, यह तो मेरी चाल है। पीटर जैसा घाघ एजेंट भी मेरे झांसे में आ गया है। मैंने यही जाहिर किया है कि हमें ग्लोरिया से कोई दिलचस्पी नहीं है। अब तुम्हारी सलाहियतों का इम्तिहान है। उसके पास जाकर उससे हमदर्दी करो और मुझे बुरा भला कहो। उस पर यह जाहिर करो कि तुम महज ग्लोरिया की खातिर मेरा साथ दे रहे हो, वरना कब के मुझे छोड़ चुके होते। तैमूर बोला, पीटर दूध पीता बच्चा नहीं है। उन सबको मालूम है कि ग्लोरिया महज तुम्हारी वजह से उनसे बागी हुई है। वो मेरी इस बात पर कभी यकीन नहीं करेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, यही तो तुम्हारी आजमाइश है। तुम उसे कह सकते हो कि ग्लोरिया कामरान के साथ मुखलिस है और दीवानगी की हद तक उसे चाहती है, मगर कामरान अपना मतलब निकालने के लिए उसके साथ फ्लर्ट करता रहा है। तुम उसे लालच दो कि अगर वो ग्लोरिया को तुम्हारे हवाले कर दे तो तुम पीटर को छोड़ दोगे और ग्लोरिया को लेकर कहीं निकल जाओगे। तैमूर मुस्कुराकर बोला, इस कहानी में थोड़ा सा झोल है मगर चलेगी। मुमकिन है मैं उसे शीशे में उतार ही लूं, वरना उसकी जबान तो हर सूरत में खुलवानी है। अचानक मेरी जेब से ऐसी आवाज आने लगी जैसे इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के अलार्म की होती है। मैंने चौंक कर जेब में हाथ डाला तो वो ट्रांसमीटर मेरे हाथ में आ गया जो पीटर की जेब से बरामद हुआ था। मैंने तैमूर और शाजिया को खामोश रहने का इशारा किया और उस ऑपरेटर्स को ऑन कर दिया। उसमें से मुसलसल आवाज आ रही थी, हेलो, S1 कॉलिंग फॉर D4, S1 कॉलिंग फॉर D4। मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा, D4 स्पीकिंग, ओवर। ऑपरेटर्स में से गुस्सीली आवाज उभरी, कौन हो तुम? ओवर। तुम D4 नहीं हो। मैं आवाज के मामले में धोखा नहीं खा सकता। ओवर। मैंने तस्दीक आमेज अंदाज में कहा, इस वक्त भी शायद नशे ही में हो। ओवर। बोलने वाले की आवाज में गुर्राहट थी। मेरी बात का जवाब दो। ओवर। लबो लहजे से वो अमेरिकन लग रहा था। मैंने कहा, तुम नंबर छोड़ो, अपना नाम बताओ। ओवर। वो बोला, मैं समझ गया, तुम कामरान बोल रहे हो। ये सीधी तरह बताओ कि पीटर कहाँ है। मैंने कहा, पीटर मेरे कब्जे में है मिस्टर हैरी। ओवर। वो यकीनन बुरी तरह चौंका होगा। बोला, तुम मेरा नाम जानते हो? मैंने कहा, मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम किस फ्लाइट से पाकिस्तान आए हो। वो बोला, तो फिर ये भी अच्छी तरह जान लो कि पीटर पर हाथ डालकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। ओवर। मैंने कहा, मौत को तो मैं अक्सर दावत देता हूं, मगर ये मेरी दावत कबूल नहीं करती। ओवर। हैरी भड़क कर बोला, तुम चाहते क्या हो? ओवर। मैंने कहा, मैं सिर्फ ग्लोरिया की रिहाई चाहता हूं। अगर पीटर तुम्हारे लिए अहम है
तो उसके बदले ग्लोरिया की रिहाई का सौदा कर लो। ओवर। हैरी ने कहा ठीक है, तबादला कहाँ और कब होगा? मैंने तंजिया लहजे में कहा अरे भाई ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, तुमसे फिर बात होगी। हैरी जल्दी से बोला अपना ऑपरेटर्स ऑफ मत करना, मैं ये बात अभी और इसी वक्त फाइनल करना चाहता हूँ। मैंने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा मैं तुम्हारे हुक्म का गुलाम नहीं हूँ। एक बात और सुन लो। मैंने एकदम लहजा बदल लिया। कहा अगर ग्लोरिया पर तुम लोगों ने जरा भी तशद्दुद किया होगा तो पीटर तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगा। फिर मैं चुन चुन कर तुम और विल्सन समेत तुम्हारे एक एक आदमी को ठिकाने लगा दूंगा। वो बोला बड़ी खुश फहमी है तुम्हें, मुझे तन्हा समझ रहे हो? मैंने यहीं के कुछ खतरनाक लोग हायर कर लिए हैं। तुम लोगों में यही तो खराबी है, डॉलर्स देखकर लोग सगे भाई तक का खून करने पर आमादा हो जाते हैं। मैंने कहा उन लोगों से तो खैर मैं निमट ही लूंगा, मगर पहले तुम्हें और विल्सन को जहन्नम रसीद करूंगा। ये कहकर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। हैरी दूसरी तरफ से मुसलसल चिल्ला रहा था हेलो हेलो, मेरी पूरी बात सुनो बास्टर्ड। मैंने ऑपरेटर्स ऑफ करके जेब में रख लिया। शाजिया ने तंजिया लहजे में कहा मेरे ख्याल में अब आप आराम कर लें, मैंने किचन देख लिया है, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। मैंने कहा कॉफी पर मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर आराम करने वाली बात समझ में नहीं आई। मैंने कौन सा सहराए चोलिस्तान उबूर किया है जो मैं आराम कर लूं? मैं तो गुज़श्ता कई दिनों से आराम ही कर रहा हूं। शाजिया मुंह बनाती हुई चली गई। तैमूर भी उठते हुए बोला मैं जरा पीटर की खबर ले लूं, देखूं कि वो तुम्हारे झांसे में आया भी है या नहीं। ये कहकर वो भी कमरे से निकल गया। अब कमरे में सिर्फ नजीर था। मैंने उसे कहा हैरी ने शायद यहाँ किसी बड़े बदमाश को हायर किया है, तुम बेशतर लोगों से वाकिफ हो, ये मालूम करना तुम्हारा काम है कि उसने किसे खरीदा है। वो बदमाश काबू में आ गया तो हैरी की कमर टूट जाएगी। नजीर बोला ये मालूम करना मुश्किल नहीं है, मगर हैरी और विल्सन को हुकूमत की पुश्त पनाही भी हासिल है। क्या हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी टक्कर ले सकते हैं? मैंने कहा यह बात का मसला है, इसका भी कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। फौरी तौर पर तो मैं उसे बेदस्तुपा करना चाहता हूँ। इस दौरान में शाजिया कॉफी की ट्रॉली लेकर आ गई। हम कॉफी पी रहे थे कि तैमूर भी आ गया। उसके चेहरे पर मायूसी के तासुरात थे। वो सोफे पर ढेर होते हुए बोला पीटर कोई उचक्का या स्ट्रीट बॉय नहीं है कामरान, वो हरामजादा CIA का तरबियत याफ्ता मक्कार तरीन एजेंट है। उसने तुम्हारी कहानी पर 0.1% भी यकीन नहीं किया है। मैंने बात शुरू की ही थी कि वो बेजारी में बोला मुझे इस खराफात से कोई दिलचस्पी नहीं है। कामरान से कहना कि वो अभी मेरे सामने बच्चा है, वो समझता है कि मैं उसके झांसे में आकर ग्लोरिया को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। हम लोग कभी कच्चा काम नहीं करते, हमारे पास तुम्हारी फाइल मौजूद है और ग्लोरिया और कामरान की भी। उन फाइलों में तुम्हारे बारे में मामूली से मामूली बातें भी तफसील से मौजूद हैं। मैं जानता हूं कि तुम अगर वाकई ग्लोरिया को चाहते भी हो तो कामरान के लिए ऐसी 10 लड़कियां कुर्बान कर सकते हो। ग्लोरिया तुम लोगों को मिले या न मिले, मुझे इस बात का पुख्ता यकीन है कि कामरान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब उसने मुझे पकड़ा था उस वक्त मैं ज़हनी तौर पर मरने के लिए तैयार हो गया था। तैमूर चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद बोला उसकी जबान खुलवाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुमकिन है वो मर ही जाए। मैंने झुंझला कर कहा अगर उसने ग्लोरिया का पता नहीं बताया तो मैं उसे तड़पा कर किस्तों में मारूंगा। मैं देखूंगा कि वो कैसे जबान नहीं खोलता। फिर मैं नजीर से मुखातिब हुआ तुम जाकर मालूम करो कि उसने मुल्क के किस बदमाश की खिदमात हासिल की हैं। नजीर अपनी कॉफी खत्म कर चुका था, वो फौरन ही अपनी जगह से खड़ा हो गया।